नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक कमाल कर दिया, एक ऐसा कमाल किया जिससे कि सारे भारतीय, वो भारतीय जो अमेरिका में जाने का सपना देख रहे थे, जो अमेरिका में जाकर काम करने का सपना देख रहे थे, चाहे वो इंजीनियर्स हो या मेडिसिन फील्ड के हो, उन सब के सपनों पर पानी फेर दिया। इतना बड़ा काम किया और हमारे मोदी जी कुछ भी नहीं कर पाए सिवाय इसके कि अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगा दिए। अभी जब उनकी बर्थडे थी तो बहुत खुशी खुशी जाकर डोनाल्ड ट्रंप के गोद में भी बैठ गए और बोला माय डियर डोनाल्ड ट्रंप, माय ग्रेट फ्रेंड। और उसके बाद कुछ ही दिनों में क्या हुआ, अब आपको बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा को लेकर एक नया नियम लागू कर दिया है। अब आप सुनते रहिएगा ये क्या नियम है। इस नियम से भारतीय प्रोफेशनल्स यानी कि जो पेशेवर लोग हैं उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। H1B वीजा के लिए कंपनियों को अब हर साल $1 लाख यानी कि 90 लाख रुपए की भारी फीस देनी होगी। ये फीस अभी तक केवल 6 लाख और समथिंग थी, अब ये 90 लाख रुपए हो गई है। ये नियम 21 सितंबर 2025 से लागू होगा। H1B वीजा का सबसे ज्यादा फायदा भारतीय IT पेशेवरों को मिलता है और इस नए नियम से उनके लिए अमेरिका में काम करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो कंपनीज है, अमेरिकन कंपनीज है, उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो अपने ऑफिस का खर्च भी चलाएं और फिर एम्प्लॉयज जिनको आपको लेना है या रिक्रूट करना है उनके लिए आप 90 लाख रुपए खर्च करें, तो ये वहां के लिए एडिशनल कॉस्ट है। ट्रम्प का क्या मानना है कि इससे आप जो लोकल प्रोफेशनल्स हैं आप उनको हायर करेंगे और जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, मान लीजिए कि कोई बहुत ज्यादा आपको फॉरेन टैलेंट की जरूरत है, तो फिर आप उस व्यक्ति के लिए 90 लाख रुपए खर्च करें। अब ये H1B वीजा ज्यादातर उन लोगों के लिए है जो IT, इंजीनियरिंग, मेडिसिन या फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में खास स्किल्ड रखते हैं। स्किल्ड वर्कर्स के लिए ये H1B वीजा माना जाता है। ये वीजा आमतौर पर 3 साल के लिए मिलता है और इसके बाद एक और बार 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारतीय पेशेवर खासकर IT क्षेत्र में काम करने वाले इस वीजा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक H1B वीजा पाने वालों में 70% भारतीय थे। अब ये ट्रंप का नया नियम ये है क्या, पहले इसको समझते हैं। व्हाइट हाउस में अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड ल्यूटनिक ने इस नए नियम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब हर H1B वीजा के लिए कंपनियों को $1 लाख की फीस देनी होगी। ट्रंप का कहना है कि इससे केवल बहुत खास और जरूरी कर्मचारियों को ही अमेरिका में नौकरी मिलेगी ताकि अमेरिकी लोगों की नौकरियां सुरक्षित रहें। ये फीस पहले से मौजूद $215 की लॉटरी फीस और $780 की फॉर्म फीस जैसा वीजा शुल्क के अतिरिक्त होगी। यानी कंपनियों के लिए अब H1B वीजा लेना बहुत महंगा हो जाएगा। अब H1B वीजा की वैधता क्या है, पहले इसको समझते हैं। H1B वीजा आमतौर पर 3 साल के लिए मिलता है। इसे 3 साल और बढ़ाया जा सकता है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और ये जो नया नियम है ये 19 सितंबर को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए साइन किया गया। ये फीस नए वीजा और पुराने वीजा की रिन्यूअल एक्सटेंशन दोनों के लिए है और ये नियम 21 सितंबर 2025 से लागू होगा और 12 महीने तक रहेगा। लेकिन बाद में अगर अमेरिकी अधिकारियों को ये लगता है कि इसको बढ़ाया जाए तो फिर वो बढ़ा भी सकते हैं। अब जिनके पास पहले से H1B वीजा है उन्हें रिन्यूअल या एक्सटेंशन के समय ये फीस नहीं देनी होगी। पहले फीस करीब $10,000 थी और अब ये $1 लाख हो गई। अब इससे कितने कितने लोग प्रभावित होंगे। 70% से ज्यादा H1B वीजा भारतीयों को मिलते हैं। हर साल 65,000 सामान्य और 20,000 मास्टर्स कैप वीजा जारी होता है। रिन्यूअल एक्सटेंशन की संख्या भी बहुत है। कुल मिलाकर लाखों भारतीय नए और पुराने वीजा धारक प्रभावित हो सकते हैं। अब संभावित असर इसका क्या होगा, कंपनियां नए लोगों को कम हायर करेंगी। रिन्यूअल के लिए भी कंपनियां कम रुचि ले सकती हैं। इतनी बड़ी फीस की जगह से कुछ कंपनियां स्पॉन्सरशिप बंद कर सकती हैं। इस नियम को कोर्ट में चुनौती मिल सकती है। अब इसके पीछे अब राजनीति भी बहुत हो रही है, जो कि बहुत वाजिब है इस राजनीति को करना। राहुल गांधी को आज मौका मिला, उन्होंने क्या कहा आइए राहुल गांधी का ट्वीट एक देखते हैं। राहुल गांधी बाय द रिटर्न गिफ्ट्स यू हैव रिसीव्ड आफ्टर द बर्थडे कॉल, बर्थडे रिटर्न गिफ्ट्स फ्रॉम योर अब की बार ट्रम्प सरकार गवर्नमेंट, $100 annual fee on H1B visa hits Indian tech workers, the hardest hit 70% of the H1B visa holders are Indians.
50% tariff already imposed. A loss of 2.17 lakh crore to India is already estimated in 10 sectors alone. Higher Act targeting Indian outsourcing. इसके बाद इसको प्ले करिएगा आगे. Chabahar port exemption lifted, a loss to our strategic interests, even a call for the EU to impose 100% tariff on Indian goods. Mr. Trump again recently claims for the umpteenth time that his intervention stopped the India-Pak war. फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Indian national interests are supreme. Bear hugs, hollow slogans, concerts, and getting people to chant Modi Modi is not a foreign policy. Foreign policy is about safeguarding our national interests, keeping India first, and steering friendships with wisdom and balance. It cannot be reduced to superficial bravado that risks undermining our long-term standing. अब राहुल गांधी का ट्वीट आप प्ले कर दें और फिर उसके बाद एक मोदी जी की बाइट भी है ताकि हम दर्शकों को याद दिला दें कि मोदी जी ने क्या-क्या बातें कही थी H1B वीजा के बारे में. पहले मोदी जी का बाइट प्ले करते हैं. 1 सेकंड. कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है ना, आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में एडिट हो जाएगा. हाँ हाँ, अब इसको प्ले करिए ये बाइट. H1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी. अब ये निर्णय लिया गया है कि H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा. इतनी बड़ी-बड़ी तालियां पिट रही हैं H1B वीजा के रिन्यूअल के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा. यहाँ तो उसने H1B वीजा पर ही पट्टा लगा दिया है ट्रम्प की इस पॉलिसी ने. और मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि डोनाल्ड ट्रम्प को वो गले लगाएं, उनको माय डियर डोनाल्ड ट्रम्प बोले, अब की बार ट्रम्प सरकार बोले. अब राहुल गांधी ने इस पर क्या लिखा है. जैसे ये पॉलिसी डिसीजन आया है, राहुल गांधी का वो ट्वीट देखते हैं जहां पर उन्होंने कहा है कि ही इज अ वीक प्राइम मिनिस्टर. आप उसको प्ले कर दीजिएगा. हाँ, ये देखिए. और आई रिपीट, इंडिया हैज अ वीक प्राइम मिनिस्टर. जैसा मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी ने 2017 में इस इशू को बोला था कि प्राइम मिनिस्टर बात नहीं कर रहे हैं मोदी जी H1B वीजा को लेकर. आज उन्होंने उस बात को रिपीट करते हुए कहा कि इंडिया हैज अ वीक प्राइम मिनिस्टर. अब चलिए आज की चर्चा हम शुरू करते हैं. हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ. प्रोफेसर मोहसिन रजा खान, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं. प्रोफेसर मोहसिन, आपका स्वागत है. सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट भी हमारे साथ है. सिद्धार्थ, आपका भी स्वागत है. मोहसिन से शुरू करूंगी कि मोहसिन, ये कितना बड़ा धक्का है और ये मोदी जी को जो राहुल गांधी ने ये कहा कि ये कमजोर प्रधानमंत्री हैं, क्या ये जो $100,000 की जो ये वीजा फी लगी है, ये मोदी जी चाहते तो रुकवा सकते थे, लेकिन ही चोज टू कीप क्वाइट. और आज उसी का ये असर है क्योंकि वो चुप रहना चाह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के सामने कुछ बोले नहीं, तो डोनाल्ड ट्रंप आज चढ़ बैठे कि लो भाई, अब आपके कोई भी भारतीय हमारे देश में काम नहीं कर पाएंगे, खासकर जो प्रोफेशनल्स हैं. भाई, जैसे अभी कहा गया ट्वीट में कि इतने अच्छे बर्थडे प्रेजेंट्स मिल रहे हैं हमें. एक तो हमारा चाबहार पोर्ट में जो इन्वेस्टमेंट था वो गया करोड़ों का. फिर क्योंकि अमेरिका ने कह दिया कि जो भी डील करेगा ईरान के साथ उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे फौरन. दूसरा, जैसे बताया गया कि यूरोप से भी वो कह रहे हैं कि तुम भी सैंक्शंस लगाओ, टैरिफ लगाओ 100% के हिंदुस्तान पे, चीन पे. जैसे मैंने 50% के लगाए, तुम 100 के लगाओ, यूरोप से कहते हैं ट्रम्प. और अब तीसरा ये झटका दिया है इस पे हमारी सारी टेक कंपनियां निर्भर थी, हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट निर्भर था, हमारे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जिन पे हमारा पूरा रियल एस्टेट मार्केट चलता है, हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव, नोएडा और अनगिनत शहरों का, बैंगलोर बॉम्बे का. तो वो पूरा अब खतरे में. हमारा स्टॉक मार्केट भी खतरे में. यही लोग निवेश करते थे, यही कंपनियां उछल खाती थी हर बार जब स्टॉक मार्केट उठता था. तो इस सब के ऊपर असर पड़ेगा. 1 लाख डॉलर कौन देगा? तनख्वाह के ऊपर से आपको $1 लाख देने हर साल, वो भी हर साल, ये नहीं कि एक बार दे दिया. अगर 6 साल का H1B है तो हर साल 6 साल तक देना पड़ेगा. चलो मान भी लेता हूँ मैं कि ट्रम्प के बाद ये हट जाएगा, 3 साल या 4 साल के बाद ये हट जाएगा. तब तक सारा डैमेज तो हो ही चुका होगा ना, सारा नुकसान तो पहुंच ही चुका होगा. दूसरी बात ये है कि आप ये नहीं देख रहे कि इसका जो वहाँ अमेरिका में रहते थे उन पे क्या असर पड़ेगा हिंदुस्तानी
वही जो यहाँ पे पैसे भेजते थे, हमारे यहाँ निवेश करते थे हमारे मार्केट में। मुझे बस डर ये है कि कहीं ये दूसरा स्टेप ना ले लें ट्रम्प जी। यानी कि ये $1 लाख की फीस के बाद कहीं ये ना कहने लगें कि नहीं, आउटसोर्सिंग भी नहीं अलाउ होगी जॉब की। क्योंकि ये 1 लाख फीस तो उनके लिए वो भारतीय जो नहीं, वहाँ वैसे जाके उन्होंने एक काम। एग्जेम्पशन दिया है, उन्होंने एक एग्जेम्पशन दिया है कि अगर अमेरिका के इंटरेस्ट में कुछ जॉब्स हैं जिससे कि फॉरेन टैलेंट आपको लेना है, जैसे कि सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, अगर ये सब क्षेत्र में आपको लगता है कि फॉरेन टैलेंट अगर जरूरी है अमेरिकन इंटरेस्ट की वजह से, तो उनके लिए माफ रहेगी वो वीजा फी, ये भी बोला गया है। तो बहुत थोड़ी जॉब्स होती हैं। दूसरी बात ये है कि अ, इससे भी बड़ा एक असर पड़ सकता है अगर ये H1B तो उन पे है जो भारतीय वहाँ जाके रहते हैं और नौकरी करते हैं, काम करते हैं। पर उनका क्या होगा? वो जो यहीं पे बैठ के वहाँ की नौकरी करते हैं। क्योंकि लटनेक और दूसरों ने कहा है कि हम उसको भी खत्म करेंगे। स्टीव मिलर ने ये भी कहा है कि हम उनको भी खत्म करेंगे, उन नौकरियों को जो वहाँ से बाहर से बैठ के लोग करते हैं, उन पे भी टैक्स लगाएँगे। अभी तक तो नहीं लगा, उम, पर अगर उस पे लग गया तो वो एक और मुसीबत शुरू हो जाएगी। तो आप देखेंगे ये जो जीडीपी रेट है, जो भी असली रेट तो 4.8% ही है, एवरेज रेट, वो गिर के 1, 2 या 0 पे भी आ जाएगा। कि जो हमारी हालत होने वाली है, जब ये सारे टैरिफ्स गिने जाएँगे, उसके बाद हमारी सर्विसेज़ कोई सस्ती नहीं पड़ेंगी अमेरिका में। तो ये तो अब की बार ट्रम्प सरकार तो बिल्कुल बर्बादी लेके आई है अपने लिए। हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इससे और अब देखना है कि आगे-आगे और क्या नुकसान करते हैं ट्रम्प साहब हमारा। क्योंकि उनका हम्म। मतलब मकसद अमेरिका को ग्रेट करना है, हिंदुस्तान को ग्रेट करना नहीं है उनका मकसद, बल्कि नहीं, हिंदुस्तान को तो लेकिन ऐसा अब लग रहा है कि अब अब आपको क्या लगता है कि मोहसिन, अब क्या होने वाला है कि जो ऑलरेडी वहां पर लोग हैं जिनका वीजा हो सकता है, जिनके H1B वीजा को 3 साल पूरे हो रहे हों, अब उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है कि भाई वो उसको रिन्यू करेंगे नहीं करेंगे। आखिर सारे ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स का क्या होगा? आज क्या ये सब मोदी मोदी करेंगे? अब ये जब वापस आएंगे भारत, या जब अगर इनको नहीं मिलेगा एक्सटेंशन, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग जो अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे होंगे, वो क्या आप मोदी मोदी के बैठ के नारे लगाएंगे यहाँ पर कि लो भाई हो गया मोदी सरकार और हो गया ट्रम्प सरकार? मैंने तो उससे ज़्यादा खतरे की बात सुनी है। मैंने सुना है कि वो इ 21 सितंबर से जो लैंड करेगा अमेरिका में H1B वीज़ा होल्डर, उसका वीज़ा चेक होगा कि उसकी कंपनी ने 1 लाख डिपॉज़िट किए या नहीं, और अगर 1 लाख डिपॉज़िट नहीं किए तो उसको अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी 21 सितंबर के बाद। लॉ तो ये है। तो लोग कह रहे हैं इस लॉ को चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में और ये वो। अब हो सकता है कोर्ट इसको रद्द कर दे, पर अभी फ़िलहाल जो लॉ है, जो इन्होंने बनाया है ट्रम्प सरकार ने, वो ये है कि 21 सितंबर के बाद जो भी लैंड करेगा H1B होल्डर अमेरिका में, उसको अंदर नहीं आने दिया जाएगा अगर उसकी कंपनी ने 1 लाख डॉलर जमा नहीं किए हैं। 1 लाख डॉलर का मतलब ऑलमोस्ट 90 लाख के करीब हिंदुस्तानी रुपए। सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, आप ये जो H1B वीजा की जो फी बढ़ाकर और $1 लाख कर दी गई है, $100,000 ऑलमोस्ट, जो कि 90 लाख रुपए लगभग आता है, इसको आप कैसे देखेंगे ये? और खासकर अब जो मोदी जी का जो रिएक्शन है वो क्या होगा? अभी तो हाल में ही उन्होंने बर्थडे विश भी भेज दिया था तुरंत डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन फिर भी उनको चू नहीं हुई, या उनके पास खबर ही नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं कि हमारे देश के प्रोफेशनल्स का बेड़ा गर्क कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। जी देखिए, प्रधान जी का जो होगा सो होगा, वो आराम से लोक कल्याण मार्ग में है। मेरे ख्याल से पब्लिक इंडिया के लाखों दर्शक ये कार्यक्रम देखते हैं, उसमें से आप में से कोई भी अगर H1B वीजा वाले हैं तो आज 19 तारीख है, अगले 24 घंटे में वापस अमेरिका पहुंच जाइए। आप अगर नहीं पहुंचेंगे तो मोदी मोदी के नारे लगाने लायक भी नहीं छोड़ेगा वो। इसीलिए सबसे पहले जितने भी लोग पब्लिक इंडिया के कार्यक्रम को ये देख रहे हैं, लाखों लोग देखते हैं, उसमें काफी सारे लोग H1B वीजा वाले भी होंगे, भारत आए होंगे दशहरा दिवाली मनाने के लिए, अपने माँ बाप से मिलने के लिए, शादी ब्याह के लिए। तो जो भी आए हैं अगले 24 घंटे में वापस चले जाइए, नहीं तो जिस तरह से मोहसिन भाई ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि वहां जाइए और वापस उल्टे हाथ वो हवाई जहाज में, वापस रिटर्निंग हवाई जहाज में सब लोगों को भेज दे। क्योंकि दुश्मन न करे दो लांड ने वो काम किया है, H1B का 1 करोड़ रुपया दाम किया है, यही तो हुआ है। दुश्मन न करे वो डोलांड ने वो काम कर दिया है, मोदी जी को हालत खराब कर दी है। देखिए, H1B का ये पूरा मसला समझने के लिए ना एक श्रम, बुद्धि और पूंजी का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला समझना चाहिए। श्रम जो होता है वो अपने आप में एक टांग पर होता है,
इसीलिए उसकी विकास की गति धीमी होती है, एक टांग पे वो चलता है। श्रम के साथ जैसे ही बुद्धि मिल जाती है, दो चक्के का वो एक टू व्हीलर बन जाता है, और दो चक्के का टू व्हीलर काफी तेज गति से चलता है। और श्रम और बुद्धि के साथ अगर पूंजी भी मिल जाती है तो उसको तीन चक्का हो जाता है। और हमें पता है कि तीन चक्के का हवाई जहाज दुनिया में आसमान आसमान के ऊपर उड़ने लग जाता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि ट्रम्प साहब वगैरह तो अपनी जगह पर हैं। अमेरिका पूंजीवादी देश है, उसके पास पूंजी बहुत है, बाजार भी बहुत बड़ा है, लेकिन उसके पास आदमी कम है। इसीलिए उसने बुद्धि खरीदना और श्रम को खरीदने का काम किया। और ये जो H1B वीजा है, हम सबको पता है, ये कोई व्यक्ति नहीं लेता है। कंपनी अपने अपने यहाँ काम करने वालों के लिए वो वीजा लेती है, कहती है कि ये आदमी हिंदुस्तान में है, ये बहुत अच्छा काम करता है, इसको अमेरिका में हम काम करवाएंगे तो अच्छा प्रोडक्शन देगा। तो जो H1B वीजा है, ये कंपनियां प्रोक्योर करती हैं और कंपनी उसका पैसा देती है। तो होता यह है कि अमेरिका के पास क्योंकि पूंजी है, वो बुद्धि और श्रम को वो खरीदने की कोशिश करती है। लेकिन हुआ यह है कि पिछले 1 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद बुद्धि मानव की कम हो गई है और कृत्रिम ज्यादा हो गई है, तो उनके पास बुद्धि के लिए मनुष्य की जरूरत कम है। दूसरी बात, कोविड होने के बाद जो वर्क फ्रॉम होम हुआ, उसके बाद श्रम भी अब ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। तो अमेरिका ने सोचा कि हम ये जो श्रम और बुद्धि है, उसको हम यहाँ लाके क्यों इस्तेमाल करें, जहां है वहीं से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो H1B वीजा होता है, ये खास करके एक्सपर्ट्स के लिए होता है, इंजीनियर्स के लिए होता है, डॉक्टर्स के लिए होता है। आज के डेट में अमेरिका में करीब 7 लाख लोग ऐसे हैं, हिंदुस्तानी लोग, मैं हिंदुस्तानियों की बात कर रहा हूं, जिनके पास H1B या ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। और इनकी जो मासिक आय अमेरिका में है, वो करीब 9 लाख रुपया मासिक है। ध्यान में रखिएगा, 1-2 नहीं, 9 लाख रुपए मासिक है। पूरे भारत में इनकम टैक्स 9 लाख से ज्यादा देने वाले केवल 2-2.5 लाख लोग हैं। सालाना भारत में रह के भारतीय जो होते हैं, भारत में जो इनकम टैक्स देते हैं, 9 लाख से ज्यादा कमाने वाले सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख लोग हैं। और खाली भारतीय अमेरिका में 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 9 लाख रुपया है। और ऐसे लोग पिछले 30 साल में करीब करीब 40 लाख लोगों ने इसका फायदा उठाया है, H1B वीजा का। और ये जो H1B वीजा वाले हैं, ये जो 9 लाख रुपए औसत अमेरिका में कमाते हैं, वो कमाते भले अमेरिका में हैं, वो खर्चा करते हैं भारत में, वो भेजते हैं वो पैसा भारत में आके जमीन खरीदते हैं, भारत में आके घर खरीदते हैं, भारत में अपने परिवार को वो पैसा भेजते हैं, अपनी बहनों की शादी करते हैं, अपने माँ बाप को संभालते हैं। तो इनका जो, जिसे इंग्लिश में ईयरली रेमिटेंस कहा जाता है, मतलब अमेरिका से जो पैसा, अमेरिका में रहने वाले H1B वीजा होल्डर भारत में जो पैसा भेजते हैं, जो विदेशी मुद्रा है, वो करीब करीब सालाना 5 लाख करोड़ रुपया है। 5 लाख करोड़ का मतलब क्या, पूरे भारत का पिछले साल का बजट जो था वो 25 लाख करोड़ का था। मतलब आपके बजट का, भारत सरकार की बजट का करीब करीब 20% हिस्सा केवल 7 लाख लोग अमेरिका से यहां भेज देते हैं, और वो भारत को मिलता है। भारत सरकार को फायदा होता है, भारत की जनता को फायदा होता है। और ये जिस तरह से इन्होंने रोक लगा दी है, और ये रोक लगाने के कारण स्वाभाविक है कि ये जितने भी 7 लाख लोग हैं H1B वीजा वाले, ये धीरे धीरे अगले 1-2 साल में भारत वापस आना पड़ेगा, या तो उनको विस्थापित होकर कहीं दूसरे जगह जाना पड़ेगा, इंग्लैंड जाए, आयरलैंड जाए, फ्रांस जाए, जर्मनी जाए, न्यूजीलैंड जाए। लेकिन अब कहां जाएंगे वो उनकी इच्छा, लेकिन ज्यादातर लोगों को भारत वापस आना पड़ेगा। कैलिफोर्निया में बहुत हो गया नारा मोदी मोदी का, अब थोड़ा नारा भारत में भी आके इनको लगाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर 5 लाख करोड़ रुपया सालाना भारत में आना कम हो गया, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी सीधे सीधे 20% संकुचित हो जाएगी। 20% श्रिंक इन द इकोनॉमी। ऊपर से ये भी हो गया है कि टैरिफ के चलते भारत से जो एक्सपोर्ट है वो भी बंद हो गया है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में, आने वाला समय मतलब अगले कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में हमको ये दिखने लगेगा। सबसे पहले तो शेयर मार्केट बहुत तेजी से गिरने वाला है, क्योंकि ये सब जो पैसा आता है, ये सब जो हिंदुस्तानी जो विदेश में रहते हैं वो पैसा लगाते हैं, वो शेयर मार्केट में लगाते हैं। तो सबसे पहले शेयर मार्केट का हमको खेल देखने को मिलेगा। आज तो खुला नहीं था, शनिवार था, कल भी बंद रहेगा, सोमवार को सुबह इसका असली असर पता लगेगा। और दूसरी बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर कम से कम 10% का बहुत जोर का झटका लगने वाला है। 10% भारत की इकोनॉमी श्रिंक होने की संभावना बहुत ज्यादा दिख रही है। दोनों कारणों से, एक कारण ये कि अमेरिका से जो पैसा भारत आने वाला है वो रुकने वाला है, और दूसरा टैरिफ के चलते जो भारत से माल अमेरिका जा रहा था
वो भी रुकने वाला है। तो मेरे ख्याल से अब जैसा आपने कहा, ये मोदी मोदी जी का नारा बहुत हो गया, बहुत अच्छा नारा है, नारा देते रहना चाहिए। अब कैलिफोर्निया में क्या बैठ के देंगे, न्यूयॉर्क में क्या बैठ के देंगे, वो ट्रम्प की बात, ट्रम्प सरकार अमेरिका में जाके क्यों रैली करेंगे, वो सब रैलियां करें, कीजिए, भारत में आइए, विश्वगुरु भारत बन गया है। अगर भारत विश्वगुरु बन गया है तो भारत में आके नारा देना पड़ेगा। बिल्कुल, अब तो मुझे लग रहा है कि मोदी जी भी सपना छोड़ देंगे कि उनको जाके अमेरिका में और हाउडी मोदी जैसे इवेंट्स वो करेंगे। मुझे तो वो सपना अब लग रहा है। अब मोदी जी जितने अरमान थे उन्होंने पूरे कर लिए। लेकिन अब मैं इस पर काफी राजनीतिक रिएक्शंस भी आ रहे हैं। मैं पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के डिजिटल मीडिया हेड है, उनका एक बयान सामने आया है, उसको प्ले करना चाहती हूँ। प्रिया, अगर आप बैक स्टेज में उसको प्लीज प्ले कर दीजिए। पवन खेड़ा को सुनते हैं, आइए। प्रिया, आप प्ले करिए बाइट पवन खेड़ा की प्लीज। मिलता, बस इसी में खुश है साहब। आप एक बात बताइए, जब हमारे लोगों को बेड़ियां में जकड़कर बड़ी जिल्लत सहनी पड़ी, बेइज्जत करके उनको वापस हिंदुस्तान भेजा गया, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले। छोटे छोटे देश भिड़ गए डोनाल्ड ट्रंप से और उन्होंने शर्त रखी कि नहीं साहब, बेड़ियां नहीं लगाएंगे आप, और मानना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को। भाई, अमेरिका की तो नीति डराने की है, पॉलिसी डराने की है, लेकिन भारत की पॉलिसी डरने की है क्या? नहीं है। 71 याद कीजिए, आंखों में आंखें डाल के निक्सन के हमने जवाब दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। यह है भारत का चरित्र, यह है भारत का स्टैचर। आपने क्या कर दिया? आप इसी में खुश हो जाते हैं। अरे 16 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने हैप्पी बर्थडे बोल दिया तो टीवी पे दिवाली मनने लग गई। क्यों भाई? बोल दिया, उसमें क्या हो गया? देश को कुछ मिल रहा है? आप बेड़ियों का मैंने उदाहरण दिया आपको। सीज फायर के वक्त हम बार बार इनको कहते रहे, एक बार कह दीजिए डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने नहीं रोका, वो बार बार बोलता रहा कि मैंने धमकाया इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रोका। कोई जवाब नहीं। टैरिफ, चाबहार पोर्ट, रूस का तेल और अब H1B वीजा, एक के बाद एक आपको चोट आपके देश को पहुंच रही है। आपको कोई फर्क नहीं। ये राज क्या है आपकी इस दोस्ती का कि आपकी तो दोस्ती है लेकिन देश से उसको दुश्मनी है, भारत से, ट्रंप को। ये किस तरह की दोस्ती है साहब? आप क्या देश से बड़े हो गए? वो कभी नहीं हो सकता। ये राज हमें बताइए। 8 बजे कभी आइए टीवी पर, बहुत दिन हो गए आए नहीं, आकर बताइए कि साहब ये राज है। या तो आप किसी को बचाने के लिए ट्रंप के आगे नतमस्तक हो जाते हो, पूरी कमर झुका देते हो, या कुछ लग रहा है कि वो थोड़ा सा वीडियो में गड़बड़ी हो रही है। उसको रहने देते हैं। बेसिकली जो पॉइंट है पवन खेड़ा का वो समझ में आ रहा है। आई थिंक कुछ टाइम लैग है इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं वापस अब आती हूँ मोहसिन के पास कि मोहसिन, किस तरीके से अब आप देखते हैं क्या मुसीबतों का पहाड़ अब मोदी के ऊपर टूटेगा बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय डोनाल्ड ट्रंप कि अब H1B वीजा 90 लाख रुपए उसकी फी हो गई है। इसका पॉलिटिकल रैमिफिकेशन या पॉलिटिकल असर अब आप क्या देखते हैं? क्योंकि मोदी जी जो पहले ही ऑलरेडी बैकफुट पर चल रहे थे कि फॉरेन पॉलिसी फेलियर है, आज राहुल गांधी ने उनको एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में बता दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको आईना दिखाने की कोशिश किया है कि भाई ये देखिए इतनी सारी रिटर्न गिफ्ट आप लेकर आ गए बर्थडे के बाद। अब मोदी जी के पास बचा क्या है बोलने को? किस तरीके से जवाब देंगे? और खासकर वो लोग जो सपना देख रहे हैं अमेरिका जाने का। जी देखिए, एक स्ट्रॉन्ग मैन इमेज के तो चित्रे उड़ गए कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और यूं डरा देते हैं दुनिया को, और हम यूं विश्व गुरु हैं और हम यूं कर सकते हैं। मोहसिन, थोड़ा अब तेज क्या, बोलिएगा, थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। मैं हाँ, कह रहा हूँ जो बोलिए। मैं कह रहा हूँ जो विश्व गुरु के सपने थे और स्ट्रॉन्ग मैन इमेज जो थी, विश्व गुरु वाली इमेज जो थी, उसके तो चित्रे उड़ गए। अब मुझे लगता है कि सरकार क्या करेगी कि इसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगी, या तो किसी को बलि का बकरा बनाएगी जैसे जयशंकर को या किसी को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर से तो डिफ्लेक्ट करनी पड़ेगी, या कुछ इस तरह से दिखाएंगे कि कोई मैड मैन है, या फिर कुछ दे विल कुछ उठाएंगे मौके का फायदा, यानी कि अगर यूएस कोर्ट्स ने इसको ओवर रूल कर दिया तो दिखाएंगे ये हमारी जीत है,
ये मोदी जी ने करवाया यूएस के कोर्ट से। जैसे पहले कह रहे थे ना अजीब बातें कि वो जो प्लेन खराब हो गया था F-35 यूके का, कहते मोदी जी ने उसको अरेस्ट कर दिया, उस प्लेन को कोची के एयरपोर्ट पे जाने नहीं दे रहे, गुस्से हैं वो। तो इस तरह की कुछ बातें होंगी फेंका-फाकी, क्योंकि अब कुछ तो करना पड़ेगा इज्जत बचाने के लिए। विश्व गुरु तो सब दिख रहा है कि ये वो ढोंगी था। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह से अटेंशन डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब कहाँ तक कामयाब होंगे वो गोदी मीडिया किसी तरह का मास्टर स्ट्रोक दिखाने की कोशिश करेगा। पर 2-3 चीज़ें तो आप उससे बच नहीं सकते। एक तो ये कि ये लोग कुछ लोग नौकरी खोएँगे अपनी, कुछ लोग लौटेंगे। कुछ स्टॉक मार्केट पे असर पड़ेगा, कुछ कंपनियों के शेयर प्राइस पे असर पड़ेगा, कमाई पे पड़ेगा और कुछ हमारी इकोनॉमी भी ढीली होगी। पर उस सब में हल्के-हल्के होगा। कुछ बैड न्यूज़ मंडे को आ जाएगी, कुछ 1 हफ्ते बाद, कुछ 1 महीने बाद। तो क्योंकि ये न्यूज़ स्टैगर्ड होगी, ये न्यूज़ जो है वो हल्के-हल्के आएगी, तो आपको एकदम से झटका नहीं लगेगा। तो सरकार उसको मसाज करेगी और वो मीडिया उसको स्पिन करेगा ताकि लोगों के सामने ये नहीं निकल के आए राज़। पर हम्म। नुकसान पे नुकसान है, वो तो गया आपका नहीं, जो लेकिन प्लान। आपको क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी लगती है कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप इस डिसीजन को वापस ले लेंगे? कुछ ऐसा आपको होता हुआ नजर आ रहा है क्या कि भाई इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स तो जाने जाते हैं अपने ब्रेन और विजडम के लिए, इतना ज्यादा ब्रेन ड्रेन इंडिया से इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे पास इतने स्किल्ड प्रोफेशनल्स थे। अब आज जब उन स्किल्ड प्रोफेशनल्स के पास वो गुंजाइश ही नहीं बची है, और लोग तो ये भी कह रहे हैं, मोहसिन उसको भी अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सके, कि जो हमारी आईटी सिटीज है जैसे बैंगलोर है, हैदराबाद है, पुणे है, वहां के लोग भी बड़े चिंता में हैं कि भाई अब क्या करेंगे। कंपनीज अपने प्रोफेशनल्स को भेजती थी, अब वो भी नहीं भेज पाएंगी। एक और चीज़ होने वाली है कि यूएस इकोनॉमी भी हो सकता है रिसेशन में चली जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा पागलपन का नाच नाचा है कि यूएस इकोनॉमी भी झटके में आ गई है। अगर यूएस इकोनॉमी रिसेशन में चली गई, तो वैसे ही लोग ले ऑफ होंगे और फायर होंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो एआई का ज़माना है, इसमें बहुत सारे लोग ले ऑफ हो रहे हैं। तो वहाँ पे भी ले ऑफ हो रहे हैं अमेरिका में और हिंदुस्तान में भी ले ऑफ हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो बैठ के प्रोफेशनल सर्विसेज़ प्रोवाइड करते थे और वहाँ पे भी H-1B पे वो भी छाँटे जाएँगे। क्योंकि यूएस इकोनॉमी अगर रिसेशन में चली गई तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो बहुत जॉब लॉसेस होंगी। रेमिटेंसेस जैसे बताया है हमारे दोस्त ने कि रेमिटेंसेस बहुत कम होने वाले हैं। आपके सिद्धार्थ ने जो अभी बताया था कि अ, उस पे हम इतना ज़्यादा निर्भर हैं रेमिटेंसेस पे। उससे क्या होगा कि हमारी रूपी भी और गिरेगा, रूपी और सरकेगा। अभी ये रूपी 90 के पार चला जाएगा मुझे लग रहा है। और 90 के पार भी मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब ये गनीमत होगी कि 90 के पार, लोग तो कह रहे हैं 100 के पार भी चला जा सकता है रुपये। सेंचुरी सेंचुरी मार देगा डॉलर के खिलाफ। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात कहना चाह रहा था वो ये कि देखिए अमेरिका में ना बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस वक़्त मिडल क्लास अमेरिकन्स में, क्योंकि अ, उनको इतनी अच्छी नौकरियाँ मिल नहीं रही और बहुत सारे जो यंग ग्रेजुएट हैं कॉलेजेस के, उनके पास नौकरियाँ नहीं है। इस पे कई आर्टिकल्स आ चुके हैं न्यूयॉर्क टाइम्स और जगहों पे। वो असल में हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, एआई की वजह से, पर उसका दोष इमिग्रेंट को भी दे रहे हैं क्योंकि जब नौकरियाँ थी अमेरिकनों के लिए, तब उनको इमिग्रेंट पे इतना गुस्सा नहीं आता था, हिंदुस्तानियों पे और सब पे। अब उनको गुस्सा आ रहा है क्योंकि उनके खुद के पास नौकरियाँ नहीं बची, तो वो कहीं तो वो एंगर, वो गुस्सा डिफ्लेक्ट करेंगे, कहीं कोई टारगेट बनेगा। जैसे हिंदुस्तान में हर चीज़ के लिए मुसलमानों को दोषी बना देते हैं राइट विंग जो है, गोदी मीडिया। चाहे वो कोविड हो, चाहे कुछ, तो कोई आपको टारगेट चाहिए होता है और वो सोसाइटी के बाहर वाला होता है। अंदर वाले को तो आप गाली नहीं दे सकते, नहीं तो आपका इलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो ये एंगर आने वाला है और ये एंगर है अमेरिका में। मुझे नहीं लगता कि आसानी से ट्रंप वापस लेंगे ये डिसीजन। और अगर इकोनॉमी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इनके पागलपन की वजह से, ट्रंप के पागलपन की वजह से अगर इकोनॉमी रिसेशन में चली गई, तो नौकरियाँ और भी स्केर्स हो जाएँगी और भी कम होंगी नौकरियाँ, और क्योंकि कम होती जाएँगी, तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि वो हिंदुस्तानियों को वो देंगे, वो तो अपने लिए रखेंगे दोनों। तो मुझे आसार ये नहीं लग रहा है कि हालात बेहतर होंगे। अगर रहे तो ऐसे स्थिर रहेंगे या बदतर भी हो सकते हैं हालात, जैसे मैंने बताया आपको। बिल्कुल। मैं सिद्धार्थ, अब जो पॉलिटिकल जो नैरेटिव है वो कैसे होगा? जैसे पवन खेड़ा ने अभी कहा कि 2017 के राहुल गांधी का बयान का हवाला उन्होंने दिया कि 8 साल बाद भी राहुल गांधी फिर से सही साबित हुए, क्योंकि राहुल गांधी ने उस समय भी कहा था कि वीक प्राइम मिनिस्टर हैं, H-1B वीजा के इश्यूज को नहीं उठा रहे हैं,
और भारत अभी भी एक कमजोर प्रधानमंत्री के साथ अटका हुआ है। ये चीज कैसे प्ले आउट करेगी? पवन खेड़ा कह रहे हैं, अभी और भी लोग कहेंगे एक वीक प्राइम मिनिस्टर, और ये वही नैरेटिव है जो मनमोहन सिंह के लिए लगातार, जो बीजेपी उस समय विपक्ष में थी, वो लगातार मोदी जी को मनमोहन सिंह के लिए कमजोर प्रधानमंत्री का शब्द इस्तेमाल करती थी। ये कहती थी कि ये पॉलिसी पैरालिसिस है। क्या वही सब चीजें अब वापस मोदी जी के ऊपर गिर रही हैं, जिसको फुल सर्कल कहते हैं? मोदी इज फेसिंग अ फुल विशियस सर्कल नाउ। जी, हम उसमें तो कोई शक नहीं है कि प्रधान जी के ऊपर ये क्या कहते हैं, बूमरैंग जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ना, सुदर्शन चक्र चलाया था, वापस घूम के आ गया है। लेकिन यहाँ पर मैं विपक्ष को एक चीज बताना चाहता हूँ कि ध्यान में रखिएगा, आपने पूर्व में क्या कहा था उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि मुझे आज पेट में दर्द हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला कि मैंने आपको बोला था तली हुई चीज मत खाइए, देखिए आपने खाया कल इसीलिए पेट खराब हुआ। मैं बोला वो तो खा लिया सर, मुझे आप दवा दीजिए ना। तो समस्या ये नहीं है कि इससे पहले किसने क्या बोला था, समस्या यह है कि लोगों का समाधान क्या होगा। तो विपक्ष को ध्यान में रखना चाहिए कि भूतकाल का कोई ट्वीट निकाल के दिखा दीजिए कि हमने 2017 में ऐसी भविष्यवाणी की थी, की होगी, भविष्यवाणी करना गलत नहीं है, लेकिन वो भविष्यवाणी से अब कुछ साबित नहीं होता है। होने वाला क्या है मैं ये बता देता हूं। सबसे पहले तो इस झटके से, ये जो झटका लगा है, इससे ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी नाम की जो बहुत पावरफुल संस्था है वो पूरी तरह से सकते में आ जाएगी, वो एक तरह से कोमा में चली जाएगी। सोशल मीडिया पर भाजपा की भक्ति अब आपको कम देखने को मिलेगी, खास करके ट्विटर वगैरह पर जो भक्ति होती है, ये काफी सारी भक्ति कैलिफोर्निया से होती है, सिलिकॉन वैली से होती है, वो आपको धीरे धीरे कम होती हुई दिखेगी। सोमवार को देखेंगे कि दलाल स्ट्रीट जो है वो औंधे मुंह गिरने वाला है, वो भी होगा सोमवार को, दलाल स्ट्रीट औंधे मुंह गिरेगा। और जो भारत में बहुत बड़ा जबरदस्त, बहुत बड़ी संख्या में अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास है, जो कि अमेरिका से उसके पास पैसा आता है, जिसके रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं, उनकी कमाई जबरदस्त रूप से घटने वाली है। तो ये सब होने के बाद अंत में क्या होगा, ये सब तो दबाव आएगा, ये सब तो ट्रंप साहब का दबाव है। ये दबाव का नतीजा क्या होगा, ये प्रेशर कुकर में जब प्रेशर बनेगा, तो ये प्रेशर बनने के बाद सीटी क्या होगी, सीटी कैसी बजेगी, ये प्रेशर कुकर की सीटी ऐसी बजेगी कि अंत में ट्रंप के सामने प्रधान जी पूरी तरह से साष्टांग हो जाएंगे। मक्का हो, मवेशी का चारा हो, बत्तख का मांस हो, ये सब अमेरिका से भारत आएगा और अमेरिका जो कहेगा उसको इनको मानना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। बिल्कुल, लेकिन जो कुछ एक थोड़ा सा अपडेट है वो भी बता देते हैं कि क्या है। अब इस आदेश के बाद, ये जो आदेश है, इस आदेश के बाद मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जेपी मॉर्गन जैसी जो बड़ी टेक कंपनियां हैं, उन्होंने अपने H1B वीजा धारक कर्मचारियों को तुरंत अमेरिका में रहने या फिर 24 घंटे के अंदर लौटने की सलाह दी है। कंपनियों ने चेतावनी दी है कि 21 सितंबर 2025 की रात, यानी कि 12:01 के बाद बिना फीस चुकाए कर्मचारियों को अमेरिका में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। अब ये जो एक ट्रिगर है मोहसिन, ये कैसे प्ले आउट करेगा? आज क्या एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन आपको एयरपोर्ट्स पर दिखेंगी? क्या होगा, मतलब किस तरह से ये जो लास्ट मोमेंट रश है, ये कैसे प्ले आउट करेगा आपके हिसाब से? जी। एक तो एयरलाइन कंपनियों की लॉटरी लग जाएगी, तो एक टिकट जो है वो आसमान छू रहा होगा। पर मुझे लगता है ये रिलैक्स कर देंगे ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा chaos हो जाएगा, पागलपन हो जाएगा। मतलब एयरपोर्ट आप सोच नहीं सकती, लाखों लोगों की ज़िंदगी तहस-नहस हो जाएगी, औरतें और बच्चे और मियाँ और बीवी अलग-अलग हो जाएँगे। तो मुझे लगता है ये एक्सटेंड कर देंगे डेडलाइन, बट ये हटाएँगे नहीं। ये हो सकता है इसको और बढ़ा दें, लोगों को और टाइम दे दें आने के लिए, पर ये रहेगा, क्योंकि एक बार ये आ गया, तो ये दिखा रहे हैं ना कि मैं, ट्रम्प का ये स्टाइल भी है ना कि थोड़ा वो सख्ती दिखाते हैं पहले हर चीज़ में, फिर थोड़ी-सी उसमें रियायत देते हैं, तो आपको लगता है अरे रिलीफ हो गया थोड़ा। बड़े बड़े टेक्नीक से खेलते हैं, पर सिद्धार्थ ने ये बड़ी ज़बरदस्त और सटीक बात कही है सिद्धार्थ ने। ये जो अभी ट्रेड नेगोशिएशन होने वाला है अगले हफ्ते, जिसमें पीयूष गोयल हँसते-गाते जा रहे थे, इसमें तो भैया साष्टांग प्रणाम ही करना पड़ेगा। अब हर तरह से प्रेशर डाल दिया अमेरिका ने, चाहे वो H1B हो, चाहे हाँ, चाहे वो शाप चाबर का पोर्ट हो, चाहे वो हर तरह से, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इतना प्रेशर, जो सोच नहीं सकता था कि जिस आदमी के लिए हमने इतने नहीं, बड़े-बड़े तो ये तो छोटी-छोटी एक तरीके से मोहसिन मोदी जी का फुल सरेंडर हो गया ना। अब बचा क्या है? सब कुछ तो मोदी ट्रम्प के चरणों में डाल दिया। ये तो पूरा 100% सरेंडर हो गया ना आज मोदी का। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि अब सिद्धार्थ की ज़बान तो मेरे पास नहीं है, मज़े से मैं बता नहीं सकता, उस चीज़ का विश्लेषण नहीं कर सकता। पर जो हमने उस आदमी के लिए किया,
जिस तरह से हमने उसके लिए खर्चा किया, जिस तरह से उसके लिए कोविड को देर से किया और उसके इवेंट्स कराए और रिस्क लिया उसके इलेक्शन का, फिर वो हार भी गया वो इलेक्शन। उसके बाद उसने इतनी मोटी लात मारी है, कि समझ में नहीं आ रहा और बार-बार मारे ही जा रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा उसको बिल्कुल, क्या ऐसा दुश्मनी हो गई हमसे बिल्कुल, कि बिल्कुल। और भई हिंदुस्तान का नुकसान होगा तो हम सबका नुकसान होगा। क्योंकि देखिए अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा, अगर इकोनॉमी नीचे जाएगी तो हम सबके ऊपर नहीं, असर मोदी जी पड़ेगा। रियलाइज तो कर रहे होंगे कि भिगो-भिगो के डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को मारा है, लेकिन अब मोदी भी मोदी 56 इंच वाले हमारे प्रधानमंत्री कभी गलती तो मानेंगे नहीं। वो मानेंगे ही नहीं कि उनकी तरफ से कोई गलती हुई है या कोई फॉरेन पॉलिसी फेल्योर हुआ है। लेकिन अब अंत में मेरा आखिरी सवाल सिद्धार्थ आपसे है कि मोदी जी आत्मनिर्भरता पर बड़ा जोर लगा रहे हैं। अभी जब गुजरात के भावनगर में एक जनसभा वो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भारत का असली दुश्मन विदेशी निर्भरता है। उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और कहा कि हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है, हमारा असली दुश्मन विदेशी निर्भरता है। साथ में उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि उनकी सरकारों ने भारत के शिप बिल्डिंग क्षेत्र को तबाह कर दिया था, जिसके कारण भारत को विदेशी जहाजों पर 6 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। तो क्या अब आने वाले दिनों में मोदी जी केवल अब आत्मनिर्भरता का ही गुणगान करने वाले हैं? इसका मतलब अब अंत में यही समझा जाए? और हमारे एम्प्लॉइज एक का जो स्किल प्रोफेशनल्स है उनका तो बंटाधार कर दिया। जी, बोलिए। और नफ़रत भी आने वाली है बहुत सारी, मैं बता रहा हूँ। ये घुसपैठी ऑब्वियसली, और बिल्कुल, ये हमारी बिल्कुल, भैंस बिल्कुल, लेके चले जाएँगे, अल्पसंख्यक, ये सब बातें बिल्कुल, आने वाली हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने सही कहा कि भैंस लेके चले जाएँगे, हमारा मंगलसूत्र चुरा ले जाएँगे, ये फिर से एक बार शुरू होगा। लेकिन आत्मनिर्भरता वाली बात सिद्धार्थ क्या कहेंगे अंत में? क्या आत्मनिर्भरता जो सेल्फ रिलायंस की बात वो बार-बार कर रहे हैं, वो अब ज़्यादा सुनाई पड़ेगी मोदी जी के मुँह से? देखिए, ये एक सिंपल सी चीज है कि कोई भी व्यक्ति हो, परिवार हो, जितना आत्मनिर्भर होता है, उतना वो सुखी होता है। आप अगर अपने घर के टेरेस पे थोड़े बहुत गमले डाल लीजिए, उसमें आप अगर छोटी-मोटी सब्जी भी उगा लीजिए, तो उतने मात्रा में आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं। कहीं अगर पड़ोस की दुकान में अगर भिंडी का दाम बढ़ भी गया, तो आपके पास अपने पॉट की भिंडी होती है। दिक्कत ये है कि ये आत्मनिर्भरता रातों-रात नहीं आती। बिहार में एक कहावत है, "भोज भई हैं तो कोहड़ा थोड़े रोपी हैं।" मतलब कल आपके घर में भोज आपने 1000 लोगों को बुला लिया है। आज आप कद्दू डालेंगे तो कल तक वो थोड़े फल के कद्दू का दाल लोगों को कद्दू की सब्जी मिलेगी। तो हुँ, भोज वही है तो कोहड़ा न रोपी है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये आत्मनिर्भरता की जो बात कर रहे हैं ना, मुझे ये बताइए कि अगर बीजेपी का इकोसिस्टम जब जब से मुझे होश आया है, मतलब पिछले 10 15 20 साल से मैं सुन रहा हूं कि नासा में 25% लोग तो हिंदुस्तानी हैं, पूरा अमेरिका का सिलिकॉन वैली हिंदुस्तान चलाता है। अगर आपके 25% नासा में थे, तो अभी तक आपने वैसा एक नासा यहां पर बना लिया होता, तो आज आपको ये आत्मनिर्भरता की बात करने की जरूरत नहीं पड़ती ना। आज वो सारे लोग वहां से एक हवाई जहाज में उठते और यहाँ आके उससे बड़ा नासा खड़ा कर देते। तो ये जो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं कि सुबह में कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, शाम में कहते हैं कि हमको चाइना से सामान लेना है, और कल सुबह कुछ और कहते हैं। तो इसको कहते हैं ना, हमारे यहाँ क्या बिहार में कहा जाता है, डगरा का बैंगन बेपेंदी का लोटा। अब इससे ज्यादा क्या कहूं, बस है। चलिए खैर जितने भी हमारे देश के स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए तो मुसीबत खड़ी कर दी। हाँ, सिद्धार्थ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बोलिए। मोहसिन कुछ कह रहे थे। हाँ, हाँ, सॉरी मैं कह रहा हूँ मोहसिन, हाँ, बोलिए। बहुत और ज़्यादा बातें अब 2047 की ज़्यादा बातें होंगी, वो भी होगा। क्योंकि हुँ। अब 2025 की बातें कर नहीं सकते ना वो, तो अब बिल्कुल, 2047 की बिल्कुल, बातें बिल्कुल, सही बात है। अब तो 2025 से वो बहुत दूर भाग गए, बंटाधार कर दिया हमारे जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनका। क्यों? क्योंकि वो एक रणनीतिक चुप्पी में बिलीव करते थे। वो ड्रम के सामने वो मुँह नहीं खोल पाए, अभी तक मुँह नहीं खोल पाए, तो अब क्या खोलेंगे? और जो बिल्कुल मोहसिन और सिद्धार्थ ने सही कहा कि अब आपको ये भक्ति वाली बातें वो कम सुनाई पड़ेंगी, नफरती बयान वो आपको ज़्यादा सुनाई पड़ेंगे। मंगलसूत्र चुरा ले गए, भैंस चुरा ले गए, इसी टाइप का आपको अब स्टेटमेंट मोदी जी का सुनाई पड़ेगा। और मोदी जी का तो अब ये घिसा-पिटा रिकॉर्ड है, कोई नई चीज़ नहीं है कि जब वो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आपको 3 दशक, 4 दशक आगे की वो बात बताने लगते हैं, तो कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन फिलहाल इस समय आईटी इंडस्ट्री के लोगों का सोचिए, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न में जो काम करने वाले लोग हैं या वो सपना देख रहे हैं कि उनको अमेरिका जाना है H-1B वीज़ा पे, आप उनके लिए सोचिए कि आज उन पर क्या बीत रही होगी और मोदी जी ने उन सारे लोगों को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। मोहसिन कुछ कह रहे हैं आप? उसके बाद मैं खत्म करती हूँ प्रोग्राम। लास्ट पॉइंट एक और लोगों को याद करना पड़ेगा आपको, उन स्टूडेंट्स को जो लोन लेके गए, लाखों और करोड़ों रुपए का हिंदुस्तान से, जिनके माँ-बाप ने अपनी ज़मीनें बेची हैं,
क्योंकि अब उनको नौकरियां आसानी से मिलेंगी नहीं वहां पे। तो अब होगा क्या, उसमें वो या तो इलीगल हो जाएंगे और टैक्सियां चलाएंगे, या वो बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ के आएंगे, या वो किसी और मुल्क में भागने की कोशिश करेंगे इलीगल होके। तो उनके बारे में भी सोचना हमारे लिए जरूरी है। बिल्कुल। और ऑल्टरनेटिव नेशंस की बात आ रही है कि भाई अब आप अमेरिका नहीं जाएंगे तो आप कहाँ जा सकते हैं, तो जो ऑल्टरनेटिव देश है उसमें कनाडा का नाम आ रहा है, उसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम आ रहा है कि भाई ये वो डेस्टिनेशंस हो सकते हैं जहां लोग जाएंगे। जी सिद्धार्थ बोलिए। हाँ, इक्वाडोर के पास एक स्वामी नित्यानंद ने कैलाशा बनाया, वहां भी जाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं।